हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक नए वीडियो के साथ। और यह वीडियो नंबर 23वां है और आप लोग देखिए अच्छे से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए है और आप जानते हैं कि आज इस सप्ताह का तीसरा दिन है, तो आपके लिए तीसरा सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न लेकर आए हैं। वह प्रश्न है हमारा वाउंड और बाउंड के टाइप, मतलब घाव के प्रकार और घाव के मरीजों के लिए नर्सिंग देखभाल। ठीक है, तो यह लेकर आए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए पहला है, आप लोग सामने देखिए, बहुत शानदार है। कहता है डिफिनीशन, परिभाषा जानिए घाव का। अचानक किसी प्रभाव या हमले से त्वचा या तंतुओं मतलब टिश्यू का फट जाना घाव कहलाता है। या छिछला भी हो सकता है और सिराओं, मांसपेशियों, हड्डी आदि को भी प्रभावित कर सकता है। कहता है जो घाव होता है अचानक किसी भी चीज़ से जो है हमला होने से या उसके इफ़ेक्ट में आने से वह जो है त्वचा पर या त्वचा के तंतुओं सहित जो है घाव हो सकता है, वही घाव कहलाता है। यह छिछला मतलब छिछला वाला भी हो सकता है और यह गहरा भी हो सकता है, जिसमें सिरा मतलब भेन और मांसपेशी और हड्डी सहित प्रभावित हो सकते हैं। मतलब घाव जो है आपके छिछला भी हो सकता है या आपके घाव जो है सिरा सहित, हड्डी सहित मांसपेशी को भी प्रभावित करने वाला हो सकता है। ठीक है, घाव क्या होता है? तो घाव किसी ऐसे चीज़ों के, ऐसे वस्तु के संपर्क में आने से जो है त्वचा ऊतक क्षतिग्रस्त होता है, तंतु जो है फट जाते हैं और वही जो है हमारा क्या होते हैं, घाव कहलाते हैं। जैसे अगर आग से संपर्क में आ जाइएगा तो झुलस जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा त्वचा ऊपर का जो है नष्ट हो जाएगा, ऊतक जो है उससे नष्ट हो जाएगा और वह जो है घाव जो है बन जाता है। तो वही हमारा क्या हो गया, घाव हो गया। तो वह आग से लगने वाला घाव होता है। इसी प्रकार से कोई चीज़ से कट जाएगा तो देखते होइएगा कि चुभने वाला भी घाव होता है, जो इंजेक्शन या कोई नुकीला चीज़ सीधा चुभ जाएगा अंदर तक। तो जो चुभने वाला है वह ज़्यादा गहरा होता है, अंदर तक डायरेक्ट चुभ जाएगा। लेकिन जो कटता है तो जितना उसका प्रभाव रहेगा, कटने वाला भी घाव होता है, जिसमें अगर हल्का कटेगा तो सिर्फ चमड़ा भी कट सकता है, अगर और डीपली होगा तो मांस तक कटेगा, और डीपली होगा तो भेन नस भी कट सकता है, और डीपली अगर कटेगा तो वह हड्डी तक जो है सहित कट सकता है। तो अगर जो है किसी भी चीज़ के प्रभाव में आने से हमारे शरीर के किसी भी हिस्सों में वहाँ का त्वचा तंतु फट जाना ही घाव कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ के हमला या संपर्क में आने से। ठीक है, और यह छिछला भी हो सकता है या यह मांसपेशी सहित, सिरा सहित हड्डियों तक भी इसका प्रभाव हो सकता है। तो जिसका प्रभाव अगर हड्डी तक होगा, मांसपेशी तक होगा, तो वह घाव भयानक होगा और गहरा होगा। ठीक है, चलिए, तो यह तो घाव का डिफिनीशन हो गया, समझ गए। अब घाव के प्रकार देखते हैं। घाव के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं, घाव के ज़्यादा प्रकार नहीं होता है। घाव के मुख्यतः दो ही प्रकार होते हैं। एक घाव होगा जो बिल्कुल खुला होगा, जो आपको बाहर से दिखेगा कि हाँ यह कटा हुआ है या यहाँ पे कोई चीज़ चुभा हुआ है, तो वह दिखने वाला घाव खुला घाव होता है। और वैसा घाव जो ना दिखेगा और अंदर ही अंदर जो है परेशानियाँ बढ़ाते रहेगा, ऊपर से नहीं दिख पाएगा, तो वह घाव जो है बंद घाव होता है। बंद घाव में जो है मुंह नहीं होता है, लेकिन खुले घाव में मुंह होता है, बाहर से दिखता है। समझ गए? तो यही दो प्रकार के घाव होता है, दो तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है, ओपन बाउंड एंड क्लोज बाउंड। ठीक है, अब देखिए ओपन बाउंड क्या होता है। तो खुले घाव वह होते हैं जिसमें शरीर से खून बहने लगता है, वह त्वचा फट जाती है। देखिए, खुले घाव वह घाव होता है जिसके घाव लगने से वहाँ ब्लड निकलेगा, वहाँ त्वचा फट जाएगा, मांसपेशी दिखाई देगा अंदर का। ठीक है, मतलब अंदर जितना गहरा घाव होगा उतना जो है अंदर के चीज़ें जो है दिखेगा खुले घाव से। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्लोज घाव जो होगा वह नहीं दिखेगा और अंदर ही अंदर जो है ब्लीडिंग होगा। लेकिन खुले घाव में चाहे पस हो, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, सिक्रेशन घाव से होगा तो वह बाहर की तरफ होगा। चूँकि यह खुला घाव है तो इसमें जो भी सिक्रेशन होगा बाहर की तरफ होगा और यह घाव दिखेगा कि हाँ ये घाव खुला है, इसमें मांस हड्डी दिख सकता है। ठीक है, तो यह खुले घाव होते हैं ओपन बाउंड। ठीक है,
बी नंबर का है क्लोज बाउंड यानी हमारा बंद घाव। अब बंद घाव वह होता है जिसमें रक्त जो है शरीर के अंदर ही परिसंचरण तंत्र से बाहर निकलता है। परिसंचरण तंत्र के मतलब होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो रक्त जिसके अंदर बहता है नस के या धमनी के अंदर, उससे जो है ब्लड बाहर निकलेगा। लेकिन बाहर कहाँ? बॉडी के अंदर ही। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर से बाहर, शरीर से बाहर निकलने लगेगा तो वह ओपन बाउंड हो जाएगा, उसमें दिखेगा कि हाँ ब्लड निकल रहा है घाव के जगह से। लेकिन बंद घाव में ब्लड निकलेगा, बट यह ब्लड अंदर ही अंदर निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। समझ गए? परिसंचरण तंत्र के यानी रक्त नली के बाहर जो है शरीर के अंदर ही जो है बहता है, निकलता है, परंतु शरीर के बाहर नहीं निकलता है एवं नहीं त्वचा फटी रहती है। इसे अंदरूनी घाव कहते हैं। ओपन बाउंड होगा जिसमें त्वचा क्लियर फट जाएगा या कट जाएगा, जो घाव जो है आपके दिखाई देगा अंदर तक। लेकिन बंद घाव में ऊपर के त्वचा कोई क्षतिग्रस्त नहीं होता है, ऊपर एकदम आपका त्वचा फ्लैट रहेगा, अंदर ही अंदर यह घाव जो है प्रभावित करता है अंगों को। तो यही जो है हमारा दो तरह के घाव होते हैं। अब चलिए हम लोग खुले घाव ओपन बाउंड को देखते हैं। ठीक है, देखिए ओपन बाउंड में 4-5 तरह के घाव है, जो देखिएगा अलग अलग प्रकार से घाव जो लगते हैं वो चीज़ें हैं। पहला है चीरे वाले घाव, इंसिजन घाव। अब इन चीरे वाले घाव, यह घाव धारदार वस्तुओं से होते हैं, जैसे ब्लेड हो गया, कांच हो गया, इन सभी से जो घाव बनेगा वह घाव जो है चीरे वाले होगा। मतलब सीधा मान गए, आपके कभी कभी देखते होइएगा कि ब्लेड अगर लगता है तो ब्लेड तो जिस भी साइड से लगेगा सीधा चीरते चला जाता है, तो वही कहता है यह घाव सीधा किनारा वाला होता है। जैसे आपके अगर हाथ में आप ब्लेड मारते हैं तो ब्लेड जैसे ही लगेगा तो वह सीधा चीरता है, तो यह जो है ये घाव सीधा किनारा वाला होता है। इसमें टेढ़ टार, जो ब्लेड कभी टेढ़ टार लगता है बॉडी में नहीं लगेगा। आप एक बार ब्लड मार के देखिएगा सीधा उसका लाइनिंग में लगेगा, कभी वह ब्लेड टेढ़ टार बॉडी में नहीं लगेगा। ठीक है, तो यह सीधा जो है किनारा वाला घाव होता है। और यह धारदार जो है वस्तु से लगता है, जैसे ब्लेड हो गया, टूटा हुआ कांच हो गया, तो यह सबसे जो चीरा लगता है सीधा किनारा वाला होता है और एक छोर से डायरेक्ट दूसरे छोर तक यह चीरा लगता है। तो यह चीरा वाला घाव होता है, इंसिजन घाव होता है। ठीक है, दूसरा घाव है फटे हुए घाव, लेसरेटेड बाउंड। लेसरेटेड बाउंड का मतलब है कि फटा हुआ। इस प्रकार के घाव में त्वचा अनियमित रूप से एवं गहराई में फट जाती है। कारखानों में मशीनों से होने वाली दुर्घटनाओं, युद्ध आदि में लगने वाली चोटों से घाव। अब देखिए फटे हुए घाव का मतलब होता है कि घाव फट जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसे वस्तु जिससे संपर्क में आने से त्वचा के साथ साथ मांस भी, त्वचा भी फट जाता है, तो वह घाव जो है आपके फटे हुए घाव होते हैं। और यह घाव जो है आपको गहराई तक हो सकता है, क्योंकि त्वचा के साथ साथ मांस अगर फटेगा तो वह अंदर तक फट जाएगा, तो यह क्या होगा, आपके फटे हुए घाव होते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या होगा, सिर, जैसे सिर समझिए, सिर फटेगा तो क्या होगा, सिर फटने पर क्या होगा, त्वचा दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, सिर में जो है आपके क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट दरार पड़ जाएंगे और वह घाव अंदर तक हो सकता है। तो यही जो है आपके फटे हुए घाव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, जैसे कोई चीज़ से आप कुचल जाते हैं तो भी फट जाएगा। ठीक है, तो यही होता है मशीनों आदि से दुर्घटना, युद्ध में होने वाला दुर्घटना, यह फटे हुए घाव के समान होते हैं। और यह अन्य, जब कोई चीज़ फटता है तो आप जैसे कोई कपड़ा को फाड़िए तो कपड़ा वह ऐसा थोड़ी ना कि आप हाथ से फाड़िएगा तो डायरेक्ट एकदम सीधा सीधा फटेगा, नहीं, अनियमित रूप से फटेगा, टेढ़ा टेढ़ी। तो उसी प्रकार से जो फटे हुए घाव होते हैं वह अनियमित होते हैं और गहराई तक होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है यहाँ पे छेद वाले घाव, पंक्चर्ड वाउंड। पंक्चर वाउंड का मतलब होता है कि कोई ऐसे नुकीले वस्तु होते हैं जिसके कारण जो है यह उसके संपर्क में आने से अगर बॉडी में जो घाव बनेगा तो वह जो है छेद वाला घाव होगा। जैसे बंदूक की गोली, चाकू, कांच के टुकड़े, यह सब से जो घाव बनता है यह सब जो है छेद वाला घाव होता है। अब मानिए चाकू किसी को अगर कोई गोंदता है तो क्या होता है, चाकू नुकीला वाला है, नुकीला वाला भाग से जो है उसको क्या करता है, गोंदता है, तो वह क्या होगा कि अंदर तक छेद कर देगा, होता है ना। उसी प्रकार से कांच, कोई शीशा देखते होइएगा फिल्म में, कांच शीशा तोड़ा, ठीक
ठीक है, वाइन के बोतल तोड़ा और सीधा जो है घुसेड़ देता है, तो उससे क्या होता है, वह नुकीला पार्ट होता है तोड़ने के बाद, और वह नुकीला सीधा अंदर तक जो है छेद कर देता है, तो यह पंक्चर्ड घाव, वाउंड घाव बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार से बंदूक है, गोली किसी को लगता है तो वह अंदर तक सीधा जो है छेद करते हुए चला जाता है, तो उससे क्या होता है, वह घाव जो है गहरा घाव होता है। ठीक है, और इस प्रकार के घाव काफ़ी गंभीर होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी नुकीला पार्ट जो है डायरेक्ट अंदर तक जाता है, जब भी आपको चुभेगा तो जितना हो सके वह अंदर तक जाने का प्रयास करेगा, तो जब यह घाव अंदर तक जाएगा, जब कोई सामान अंदर तक चला जाएगा तो वह घाव काफ़ी गहरा होगा। ठीक है, छेद वाला घाव हो जाएगा, और अगर घाव गहरा हो तो शरीर के अंदरूनी अंग भी क्षतिग्रस्त होते हैं। मान गए चाकू किसी को पेट में कोई गोंद देता है तो देखते होइएगा उसका आंत वगैरह भी प्रभावित हो जाता है, आंत में पेट में भी लग जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से मान गए अगर गोली है तो गोली अगर जिस पार्ट में लगता है अंदर तक जो है उसको ऑर्गेन को छेद करते चला जाता है। तो यह जो धारदार नुकीला वाला जो ऑर्गेन जो नुकीला वाला सामान होता है, वस्तु होता है, उससे अगर कोई घाव लगता है तो वह छेद वाला घाव होता है। क्यों? क्योंकि वह चुभते जो है अंदर तक जाता है, और जब यह अंदर तक जाता है तो यह अंदरूनी ऑर्गेन को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है, और यह काफ़ी गंभीर होता है, और इन घावों में आंतरिक संक्रमण का भी खतरा रहता है, चूँकि यह घाव अंदर तक ही एक होल बना देता है, छेद बना देता है। ठीक है, जिससे यह संक्रमण का भी खतरा रहता है। समझ गए चीज़ों को? चौथा है रगर वाले घाव, एब्रेजन। ठीक है, एब्रेजन मतलब रगर वाले घाव। रगर वाले घाव का मतलब है माय डियर कि आपको किसी वस्तु के सतह से रगर लगने से यह घाव होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? घाव होते हैं, होने वाले घाव, इसमें त्वचा की केवल ऊपरी परत को नुकसान है, यह घाव गंभीर नहीं होते हैं। अब रगर वाले घाव होते हैं जैसे आपको किसी दीवार से रगर लग गया, ठीक है, किसी चीज़ पर आप बैठे हैं और अचानक से जो है आपको हाथ इधर उधर किए तो आपको दीवार वगैरह से रगर लग गया, तो यह रगर में सिर्फ और सिर्फ त्वचा जो है आपको केवल प्रभावित होता है, त्वचा के ऊपरी हिस्सा प्रभावित होता है, बाकी ज़्यादा यह घाव जो है गहरा नहीं होता है। तो एब्रेजन यानी जो रगर वाला घाव होता है वह ज़्यादा गंभीर नहीं होता है, यह सिर्फ जो है ऊपर के त्वचा ही प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है, आपको किसी दीवार या किसी सतह से आपको रगड़ पड़ जाता है शरीर के किसी भाग में, तो वहाँ पे सिर्फ त्वचा ही ऊपरी के प्रभावित होता है, अंदर तक तो होता नहीं है, तो यह रगड़ वाले घाव होते हैं। ओके, आगे है 5वां नंबर, कटे हुए घाव, ओपन एवल्सन। और कटे हुए घाव का मतलब होता है कि यह घाव ऐसा घाव जिनमें आंशिक या पूर्ण रूप से मांसपेशी के साथ साथ बिना मांसपेशी के त्वचा कटी हुई होती है। कटे हुए घाव का मतलब होता है कि अब आप लोग देखते होइएगा कि अगर कोई धारदार हथियार है तो उससे अगर मान गए प्रहार होता है या उसके संपर्क में आते हैं तो अगर कट जाता है त्वचा तो हल्का त्वचा भी कट के रह जाएगा, जो कि ऊपर लगेगा तो सिर्फ त्वचा कट के रहेगा। अगर वह हथियार अंदर तक चुभ जाएगा, अंदर तक जो है अगर वह प्रहार कर देगा तो अंदर तक मांसपेशी भी उससे कट सकता है। तो यह निर्भर करता है कि वह हथियार या वह सामान जिसके संपर्क में आने से घाव हुआ है उसका जो है तीव्रता कितना है, जितना तेज़ी से लगेगा उतना अंदर तक काटेगा चीज़ों को। तो अगर हल्का लगेगा तो सिर्फ त्वचा कटेगा, अगर ज़्यादा डीपली लगेगा तो वह त्वचा को अंदर तक जो है मांस तक काटेगा। तो यह कटे हुए घाव होते हैं जिसे ओपन एवल्सन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने 5 जो है ओपन वाउंड देखा है, छिछला घाव, कटा घाव, गहरा घाव, छेद वाले घाव। ठीक है, उसके बाद फटे घाव, चिरे वाले घाव। तो यह सब 5 घाव याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब आता है बंद घाव, क्लोज बाउंड। क्लोज बाउंड में कोई खास ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही प्रकार है। क्लोज बाउंड में एक होता है आंतरिक रक्तस्राव और एक होता है आंतरिक घाव। देख लीजिए, इंटरनल ब्लीडिंग है। इंटरनल ब्लीडिंग के मतलब है कि इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र से जो है रक्त परिसंचरण तंत्र से निकलकर शरीर की गुहाओं में जमा होता है लेकिन शरीर से बाहर नहीं निकलता है। इंटरनल ब्लीडिंग के मतलब होता है
कि देखते होइएगा कोई घाव ऐसे होते हैं जैसे ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेन में देखते होइएगा कभी कभी ब्रेन में चोट लगने से ब्रेन फूटता नहीं है, लेकिन ब्रेन के अंदर जो है ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो वह घाव इंटरनल घाव होता है, न कि बाहर के घाव होता। अगर बाहर घाव होता तो वह पूर्ण रूप से फट जाता और ब्लड बाहर निकलने लगता, दिखाई दे देता। लेकिन इंटरनल घाव का मतलब होता है क्लोज बाउंड में कि आपको ऊपर से दिखेगा नहीं, लेकिन वो अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होते रहता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर ब्रेन में किसी चीज़ से चोट लग गया है, किसी चीज़ के संपर्क में आने से, तो अगर पूर्ण रूप से अगर नहीं फटा है तो वह क्लोज नहीं हुआ है, तो वह अगर ब्लडिंग अंदर ही अंदर जो है जमा हो रहा है क्रेनियल गुहा में, क्रेनियल कैविटी में, तो वह एक प्रकार का आपका जो है इंटरनल बाउंड में आ जाता है, ठीक है, क्लोज बाउंड में आ जाता है, जिसमें घाव दिखेगा नहीं लेकिन ब्लीडिंग अंदर ही अंदर जो परिसंचरण तंत्र है उससे बाहर जो है ब्लडिंग होते रहता है। तो यह जो है हमारा आंतरिक रक्तस्राव पहला हो गया। दूसरा है यहाँ पे आंतरिक घाव है, ब्रूसेज है, ठीक है। इसमें ऊपर की त्वचा को क्षति पहुँचाए बिना आंतरिक तंतुओं में घाव होते हैं। माय डियर, अब आप लोग देखते होइएगा कभी कभी किसी व्यक्ति में देखते होइएगा कि आंतरिक जो है हड्डी सड़ गया है। डॉक्टर बताते हैं कि आपका यहाँ का मांस काट के हटाना पड़ेगा, आपका यहाँ का हड्डी हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका यहाँ के हड्डी सड़ चुका है, घाव हो गया है, आपका यहाँ का मांस सड़ चुका है। लेकिन उस कंडीशन में व्यक्ति को पता ही नहीं रहता है कि हमारे अंदर जो है यहाँ का हड्डी में या मांस में घाव बन गया है और अंदर ही अंदर घाव बन जाता है, ठीक है, लेकिन बाहर से पता नहीं चलता है। तो यह कंडीशन आंतरिक घाव होता है, ब्रूसेज होता है, जिसमें आंतरिक टिश्यूज जो है, आंतरिक तंतु फाइबर जो है वह क्षति हो जाते हैं, आंतरिक पेशियाँ जो है क्षति हो जाती है, लेकिन त्वचा का कोई क्षति नहीं होता है। इस कारण से पता भी नहीं चलता है कि हाँ कोई घाव है, ठीक है। तो यही आंतरिक घाव हो जाता है। तो यह बंद घाव के मात्र यह दो प्रकार है, एक इंटरनल ब्लीडिंग और एक ब्रूसेज यानी आंतरिक घाव। तो दोनों बता दिए। ओपन बाउंड 5 प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल घाव यही 2 प्रकार इम्पोर्टेंट है। तो यह प्रकार आप लोग समझ गए, 5 2 7 दोनों में 7 प्रकार हो गए। अब हम मरीजों को देखभाल करेंगे, घाव वाले मरीज का देखभाल कैसे करेंगे टचलिए बताते हैं। पहला है रोगी को शांत करे व तसल्ली दे। अगर कोई पेशेंट को मान गए फूट गया है, ब्रेन जो है चोट लग गया है, कट गया है, फट गया है, तो पेशेंट जितना ज़्यादा गहरा घाव होगा पेशेंट बेचैन होगा, तो उसको शांत करे और तसल्ली दे, ठीक है। घाव को छूने से पहले खुद को दस्ताना लगाए और हाथों को अच्छी तरह से धो ले, ताकि जो हाथ का संक्रमण है वह घाव में न जाए और आपको जो है घाव के माध्यम से आपको भी संक्रमण न हो। तो इसके लिए दस्ताना लगाए और हाथ को अच्छी से धो ले, ठीक है। आगे घाव को एंटीसेप्टिक घोल से धो, साफ करें। सबसे पहले हम लोग किसी को कट फट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आसपास के ब्लड को जो भी पदार्थ निकल रहा है उसको एंटीसेप्टिक घोल के माध्यम से साफ करते हैं कॉटन से, ठीक है। जैसे हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, यह सब जो है घोल होता है, डिटॉल वगैरह, सेवलॉन वगैरह, इस सब से साफ करते हैं। घाव पर कोई अच्छा एंटीसेप्टिक लोशन जो है हो तो लगाएं। अब हम लोग क्या करते हैं, घाव को साफ करने के बाद उस पर अच्छे से कोई भी अगर एंटीसेप्टिक अगर लोशन है तो उस लोशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो संक्रमण के खतरा को बचाता है, घाव को भरता है, ठीक है। अब घाव पर साफ कपड़े की कीटाणु रहित पट्टी बांध दे। अब ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बैंडेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे घाव पर बांधने के लिए। आवश्यक अब पट्टी को जो है बांध देंगे, तो अब जो है नियमित ड्रेसिंग भी ज़रूरी है, तो घाव का नियमित ड्रेसिंग भी करें। इसके लिए मरीज को रेगुलर जो है फ्लोअप के लिए जो है अस्पताल बुलाना चाहिए, ठीक है। आगे है संक्रमण से बचाव के लिए एंटीबायोटिक दवाइयाँ देते हैं। अब घाव के कंडीशन में घाव के माध्यम से कोई अन्य संक्रमण ना हो, तो इसके लिए एंटीबायोटिक दवाई देते हैं जो घाव को सुखाने में भी मदद करता है। घाव वाले जगह पर साफ व स्वच्छता का ध्यान रखें, और जहाँ भी घाव हुआ है वहाँ पे साफ व स्वच्छता का ध्यान रखनी चाहिए। घाव को नमी से बचा के रखें। कोई भी घाव है आपको जो है उससे नहीं ज़्यादा भीगने देना चाहिए और नमी से जो है उसे बचा
बचाकर रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार सीज बाथ का उपयोग कर सकते हैं। अगर घाव आपके मान गए घाव अगर कमर से नीचे है तो जो है बटक के आसपास है तो उसके लिए सीज बाथ का उपयोग कर सकते हैं, जो दर्द और सूजन से राहत दिलाता है। ठीक है, तो यह जो है घाव के मरीजों के लिए देखभाल है, मैंने बता दिया। अगर आपको और भी आइडिया आता हो कि घाव के मरीज के देखभाल में और पॉइंट लिख सकते हैं तो यह 10 के अलावा आप स्वतंत्र है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 नंबर के प्रश्न आपका वाउंड समाप्त होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश टोटल वाउंड का दिया गया है, जो हम लोग ऊपर हिंदी में पढ़े हैं टोटल उसी को इंग्लिश में दे दिया गया है। तो आप जो भी हिंदी इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। आगे है आपका माय डियर, आगे हम एक और प्रश्न यहाँ पे लिए हैं, वो है हमारा सीज बाथ। शीत बाथ क्या होता है, सीज बाथ क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीज बाथ क्या है, सीज बाथ का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं बताइए। तो चलिए सीज बाथ के बारे में जानते हैं। माय डियर, सीज बाथ का मतलब होता है सीट या बैठक, अर्थात बैठी हुई स्थिति में स्नान करना सीज बाथ या स्नान कहलाता है। माय डियर, सीज बाथ जो है आप बैठी हुई अवस्था में आप चाहे तो स्नान भी इसमें कर सकते हैं, या चाहे तो आप अपने जिस भी क्षेत्र प्रभावित है उसको आराम दिलाने के लिए भी यह सीज बाथ का उपयोग कर सकते हैं। बाथ मतलब क्या होता है, टब, ठीक है ना, टब जिसमें पानी भर के उसमें आवश्यक तापमान में पानी को रखा जाता है गर्म करके, और उसमें कुछ सॉल्यूशन कुछ विलयन को जो है घोल को डाला जाता है, और उसमें व्यक्ति जो है उस टब में अपना शीत मतलब बैठता है, और बैठने से व्यक्ति को सूजन है, दर्द है, इचिंग है, यह सबसे राहत दिलाता है। ठीक है, चलिए यह जो बैठक है 15 से 30 मिनट तक किया जाता है। आप यह स्नान कहिए, बाथ मतलब स्नान कहिए, या सीट मतलब बैठक कहिए, इसको जो है 15 से 30 मिनट तक किया जाता है। मतलब इसका अप्लाई जो है 15 से 30 मिनट तक किया जाता है सीज बाथ का। ठीक है, सीज बाथ के लिए मरीज को एक बड़े टब में बैठा देते हैं, और उस टब में मरीज के जांघों के मध्य भाग में इलियक क्रिस्ट तक पानी भर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको फिगर दिखाना चाहता हूँ, चलिए दिखाते हैं। तो देखिए यही सीज बाथ है, इसी प्रकार के रहता है। ठीक है ना, अगर किसी को स्नान करना हो तो उसी प्रकार से सीज बाथ जो है बड़ा बनाया जाता है, उसमें स्नान अपना करता है, तो वह रेयर कंडीशन में होता है। बाकी देखिए यही सीज बाथ है, यह हमारा एक टब है। ठीक है ना, देख रहे हैं टब है, इस टब में जो है पानी भरा हुआ है, यहाँ तक देख लीजिए पानी भरा हुआ है, और इलियक क्रेस्ट कहा है ना कि जांघों के मध्य भाग, तो देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ तक पानी इसका लगभग भरा हो सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना जांघ, यहाँ पे मध्य भाग में जांघ है, तो यही इलियक क्रेस्ट तक जो है पानी जो है टब में भरा होता है, और इसी टब में व्यक्ति जो है बहता है। जिससे महिला है तो उसको अगर पेनफुल अगर मासिक स्राव होता हो तो उससे दर्द के लिए राहत देता है। अगर किसी को हेमोरॉयड है, बवासीर है, तो उसको यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आराम दिलाता है सीज बाथ। तो हेमोरॉयड के पेशेंट को सीज बाथ करना चाहिए, एक टब में हल्का गर्म पानी रख के उसमें बैठना चाहिए, अपने इलियक क्रेस्ट को अपने इस प्रकार से डालना चाहिए। ठीक है, जिससे उसका इचिंग हो गया, सूजन दर्द हो गया, यह सब उससे राहत मिलता है। तो इसी प्रकार से सीज बाथ होता है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यह अलग अलग टाइप से हो सकता है, लेकिन सब इसी प्रकार से होता है, जो आपके बटक सहित जो है जांघों के मध्य भाग तक पानी को भरा जाता है, और इसमें व्यक्ति बैठता है। ठीक है, तो यह जो पात्र है, टब है, यह अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए कि इसी प्रकार से व्यक्ति उसमें बैठता है टब में। ठीक है, चलिए तो सीज बाथ के बारे में अभी आप तो क्या क्या जाने हैं कि सीट मतलब बैठक, अर्थात बैठी हुई स्थिति में स्नान करना सीट बाथ कहलाता है। मतलब एक सीट पर बैठकर स्नान करने की भांति जो है इसमें सीट पर बैठा जाता है, और यही सीज बाथ कहलाता है। यह स्नान मतलब जो सीज बाथ है यह 15 से 30 मिनट तक जो है किया जाता है। ठीक है, इसके लिए होता यह है कि एक बड़े से टब में जो है व्यक्ति को बैठा दिया जाता है, और उस टब में मरीज के जो है जांघों के मध्य भाग इलियक क्रेस्ट तक पानी को भर दिया जाता है, जो अभी मैंने दिखाया आपको। ठीक है,
मरीज घोल में इस प्रकार बैठता है कि उसके शरीर का इलियक क्रेस्ट तक पानी घोल या पानी में डूब जाता है। अब व्यक्ति उस टब में, जो टब बनाया गया है, इस टब में व्यक्ति इस प्रकार से बैठता है कि उसके जो जांघ है, इलियक क्रेस्ट का मध्य भाग जांघ का है, वहाँ तक पानी जो है आ जाता है, या घोल जो है उसके मध्य भाग तक आ जाता है। इतना उसमें पानी घोल होना चाहिए, ठीक है। इलियक क्रेस्ट उसमें डूबा रहना चाहिए, ओके। आगे है, घोल का तापमान 110 फ़ारेनहाइट से 115 फ़ारेनहाइट यानी 45 डिग्री से 46 डिग्री तक के बीच रहनी चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं यह घोल 102 से 105 के बीच भी आपको देखने को मिल सकता है, यानी 40 से लेकर 42 जो है डिग्री सेंटीग्रेड तक यह तापमान देखने को मिल सकता है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो घोल का तापमान इतना से इतना फ़ारेनहाइट यानी इतना डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहना चाहिए। अगर 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो खौलने लगेगा, जो कि खौलने में तो पेशेंट उसमें बैठेगा पूरा बरक जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। इतना तापमान होनी चाहिए। सीज बाथ के लिए कुछ उद्देश्य है। अब सीज बाथ क्यों किया जाता है, किसके लिए उपयोग में है, यह किसके लिए यह उद्देश्य है, चलिए देखते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिसमेनोरिया मतलब अगर किसी को माहवारी में अगर कष्ट होता हो, दर्द होता हो, दर्द युक्त अगर उसका महामारी हो, तो उसके मासिक धर्म के उपचार हेतु यह उपयोगी साबित होता है। उसके बाद है हेमोरॉयड के पेशेंट के लिए भी उपयोगी होता है, ठीक है। हेमोरॉयड के पेशेंट को ईचिंग होता है तो उससे राहत दिलाता है, दर्द से राहत दिलाता है, ठीक है, आरामदायक महसूस दिलाता है। श्रोणी पेल्विक की पेशियों को आराम दिलाने हेतु। अब यह चूँकि जांघ जो है डूबा रहता है, नीचे तक बटक जो है रहता है, तो यह पेल्विक में भी जो है असर देता है और पेल्विक का जो मसल्स है उसको आराम, रेस्ट दिलाता है। यूटेराइन क्रैम्प्स, गर्भाशय में क्रैम्प्स को आराम दिलाता है। महिला के यूट्रस में जो क्रैम्प्स होते हैं, ऐठन जो होता है, उससे आराम दिलाता है, ठीक है। एपिजियोटॉमी के बाद उपचार हेतु। अब किसी को अगर एपिजियोटॉमी होता है, यह आप 3rd ईयर में पढ़िएगा, पता चलेगा। तो एपिजियोटॉमी जो कि आपके वेजिना से नीचे एक चीरा लगाया जाता है मुंह को बड़ा करने के लिए, और यह लेबर में उपयोग किया जाता है। तो यह एपिजियोटॉमी के बाद जो है ट्रीटमेंट के लिए यह उपयोगी साबित होता है सीज बाथ, ओके। घाव से मृत त्वचा को हटाने के लिए। अब जो वाउंड है, वहाँ वाउंड से अभी ऊपर देखे हैं कि आवश्यकता अनुसार सीज बाथ का उपयोग करेंगे। तो अगर मान गए घाव बहुत ज़्यादा हो गया है और घाव पर जो है मृत त्वचा है, तो उसको हटाने के लिए भी जो है सीज बाथ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। साथ में सूजन को, प्रदाह को कम करने के लिए भी इसका काम किया जाता है। साथ में दर्द को भी कम करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो है ईचिंग, खुजलाहट को भी कम करने के लिए किया जाता है। तो बहुत सारे जो है, आप सोचिए कि एक गर्म पानी में उसमें डिटॉल हो, बेकिंग सोडा हो, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो, या साल्ट हो, यह सब जो है डाला जाता है। तो उससे क्या क्या जो है हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे चीज़ को यहाँ पे लिख देना है, ओके। चलिए आगे है उपयोग में लाए जाने वाले घोल। अब ये सीज बाथ में कौन कौन से, चूँकि एक पानी है, इसमें गर्म पानी है, उसका टेम्परेचर लगभग जो है 110 से 105 से लेकर 115 के जो है आसपास में फ़ारेनहाइट में है पानी, गर्म पानी है। तो इसमें क्या क्या जो है चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस घोल में, चलिए देखिए। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, 1:5000 के रेशियो में उपयोग कर सकते हैं। बोरिक एसिड, एक पिंट में 1 ड्राम में 1 पिंट का इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड का। यूरोसोल घोल का उपयोग कर सकते हैं। डिटॉल इतना रेशियो में उपयोग कर सकते हैं। बेटाडीन सॉल्यूशन आता है, उसका उपयोग इस घोल में कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं। साल्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो यह सब उपयोग है जो हम पानी में मिलाकर घोल बनाते हैं और पेशेंट को उसमें बैठाते हैं। तो यही हमारा घोल बनाने के लिए जो है आवश्यक घोल है, सॉल्यूशन है। बेकिंग सोडा, बेटाडीन, डिटॉल, यूरोसोल, बेरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट। तो यह सब याद रखिएगा जो सीज बाथ में उपयोग होने वाला घोल सब है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सीज बाथ हो गया समाप्त।
तो आपको सीज बात का उपयोग पूछे या सीज बात में उपयोग होने वाला घोल के बारे में पूछे या सीज बात के बारे में पूछे, कंप्लीट आप सीज बात के बारे में टोटल लिख दीजिएगा। 5 नंबर से अगर पूछेगा तो 5 नंबर से ज़्यादा सीज बात के बारे में नहीं पूछेगा। ओके, यहाँ पे सीज बात के बारे में इंग्लिश में दिए गए हैं, तो आप लोग इसको इंग्लिश में बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस प्रकार से आपका यह जो है आज का 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न घाव का देखभाल और सीज बात समाप्त हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। और यह दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। घाव तो लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, बाकी सीज बात शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस प्रकार से यह 23वां नंबर का वीडियो फंडामेंटल का समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।